आप सभी बच्चे को हमारे YouTube चैनल BBMS कोटा के सभी शिक्षकगण और टेक्नीशियन जो आपको इस YouTube चैनल में सहयोग कर रहे हैं, सभी की तरफ से आप लोग सभी बच्चे को हार्दिक बधाई है, स्वागत है। आप सभी बच्चे को मैंने पिछले जो है वीडियोस में वर्ग 10th NCERT BTBC जो है का 1.1 और 1.2 का कुछ सवाल जो है आप लोगों को बीच पिछले वीडियोस में लाए थे। आज आप लोगों को 1.2 पार्ट जो है का जो शेष बचे हुए जो प्रश्न है 5, 6 और 7 ये सभी का जो है आज आप लोगों को वीडियोस जो है आपके सामने सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो एग्जाम्पल है 1.2 का जो एग्जाम्पल है उसको भी आज हम लोग हल करके देखेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो है स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है 5m की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है ना। ये सवाल जो है वर्ग 10th बिहार बोर्ड वर्ग 10th लेसन 1.2 का जो है 5वां नंबर सवाल है और यह सवाल 2 मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं और ये पाठ का जो नाम है वास्तविक संख्या, हमारे हाथ में जो बुक है वो आपका NCERT बुक बिहार बोर्ड का है। इसके बाद जब ये इसका 4 पार्ट है वास्तविक संख्या का, ये पढ़ा देंगे तो फिर भारतीय वन का जो है वास्तविक संख्या का सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए सवाल लिखा हुआ है ना 5 नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, यहाँ n जो है नंबर को यानी n फॉर नंबर हुआ, नंबर को कहते हैं, n के लिए संख्या 6 n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसका हल देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि है ना यहाँ पर जो 6n जो दिया हुआ है इसको हम a मान लेंगे। माना कि a बराबर 6 का घात n, यहाँ लिख देंगे जहां n एक प्राकृत संख्या है। मान लेंगे यहाँ पर देखिए सवाल जो लिखा हुआ है कि जांच करके बताइए कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो आप लोग को बताना चाहते हैं है ना कि 6n अंक जो है शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का होगा। तो ये शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा जिस संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का होगा वो शून्य पर समाप्त होगा और जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का जो है नहीं होगा वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग का यही चर्चा करना है। तो देखिए 6 जो है 6 का जो घात n है इसको हम अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा ही नहीं, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम मानेंगे कि माना कि a बराबर 6n है ना, n जो है एक नंबर है, एक संख्या है, प्राकृत संख्या है, यहाँ पर लिख भी दिया जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो हम a बराबर लिखेंगे 6 का घात n, a बराबर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए ऐसे करते हैं है ना, आभाज्य संख्या से लगाते हैं 2 तिया 6 3 एकम 3। तो देखिए 6 का जो है 2 गुने 3 हो गया है ना। इसके बाद हम इसका घात n है तो इस घात इसका n दे देंगे। a बराबर 2 का घात हम लिख सकते हैं कुछ भी हो सकता है और 3 का भी घात हम दे दिए, m हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि 6 का घात n शून्य पर समाप्त होगा। तो देखिए शून्य पर समाप्त तभी होता जब इस 6 का अभाज्य गुणनखंड है ना 2n गुने 5n के रूप का होता। लेकिन यहाँ पर जो है 6n का जो है अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का है ही नहीं है ना। तो यह जो है 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसमें हम लिख देंगे अतः किसी भी संख्या का अंत शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने रूप का होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए हैं कि अतः किसी भी संख्या का अंक जो है ना शून्य पर समाप्त तभी होगा
जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, कहता है शून्य पर समाप्त तब होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5m के रूप का होगा। लेकिन हम 6 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं यह क्या है, 2n गुने 3m के रूप का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह 2n और 5n के रूप का है नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं, है ना, कि संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। तो इसको एक बार और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, है ना। सवाल लिखा हुआ था कि जांच करके बताइए कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो किसी भी संख्या का अंत जो है शून्य पर समाप्त भी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का होगा तो शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का नहीं होगा वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आपके सामने में यहाँ पर देख लीजिए संख्या 6n दिया हुआ था और कहता था इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड करने पर देख करके बताइए, जांच करके बताइए कि शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो हम हल में लिख लेंगे, माना कि a बराबर 6 का घात n, यहाँ n जो है एक क्या है, प्राकृत संख्या है। हमने इस 6n को a मान लिया है, तो a बराबर 6 का घात n, a बराबर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुने 3 होगा, घात n लिख देंगे। a बराबर देखिए 2 का कोई एक घात है तो इसको हम n मान लेंगे, और 3 का घात है ना 1 है इसलिए इसको m मान लेंगे। तो a बराबर जो है इस 6 का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 3m का रूप का हो गया। हमको जो है ना शून्य पर समाप्त होने का एक शर्त है कि किसी भी संख्या का अंत शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 6n, संख्या क्या है 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का नहीं है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोगों के बीच फिर जो है 5वां नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया, तो 6ठा नंबर सवाल जो है हम लिख करके फिर आपको हम समझाते हैं। इससे पहले आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल जो BBMS कोटा है उस सभी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। और अपने दोस्तों को जो है जो आपका बोर्ड 9th का या 10th या 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो उसे जल्द से जल्द जो है शेयर कर दे, ताकि है ना वो भी जो है इस चैनल से लाभ उठा सके और अच्छी तरह से तैयारी सभी विषयों का तैयारी कर सके। और आशा करते हैं आप लोग को हम दिलासा देते हैं कि अगर हमारे चैनल को है ना अगर ढंग से अगर आप पढ़ते हैं समझते हैं तो 90+ नंबर निश्चित आएगा, है ना। अगर आपको इस वीडियोज में कहीं भी अगर समस्या अगर लगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको हम सुधार कर सके। तो चलिए हम 6ठा नंबर सवाल लिख रहे हैं, है ना। सवाल दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए इस सवाल का हम हल करके दिखाते हैं। ये भी सवाल आपको 2 नंबर का जो है पूछा जाता है, इसको भी आप कॉपी में जरूर जो है टिक लगा लीजिए क्योंकि ये भी सवाल आपका जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है। सवाल यहाँ पर कहता है कि व्याख्या कर करके बताइए, जांच करके बताइए, है ना, कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, है ना। यहाँ हल करते हैं, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। माना कि इसको हम a मान लेते हैं, माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इसको जो है इस सभी संख्याएं को हम b मान लेते हैं। b बराबर हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं। इस सभी का दोनों संख्याओं का हमने एक नाम दे दिया, है ना। इसका हम नाम दे दिया a और इसका जो नाम दे दिया b। इस तरह हम इसका काम करते हैं। a बराबर देख लीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, जो यहाँ पर हमने इसको a माना है उसी को नीचे उतार लेते हैं। पहले इसको हम सिद्ध करके बता देते, व्याख्या करके बता देते हैं कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। चलिए इसको हम गुना करते हैं, 7 गुने 11 गुने 13, इसको हम गुना करेंगे 11 में 7 से,
11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा, और उसमें फिर 13 से गुना करेंगे तो 7 3 21, कैरी 2 हो गया, 7 3 21, 2 जोड़ देंगे 23, एक साथ 7, एक साथ 7 जोड़ देंगे, 1 7 3 10, 7 2 1 10। इस तरह से गुना करेंगे तो यह 1001 हो गया, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 13 है ना, प्लस 13 को जोड़ लेंगे। देखिए ऊपर हम इसको ऐड कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं सर याद करके आए, तो हम एक एक करके गुना करके आपके सामने में जोड़ भी देते हैं ताकि इसको अच्छी तरह समझ आएंगे। 3 1 4, 1 हो गया 1014, तो ये बराबर हो गया 1014। आप सभी को पता है कि ये 1014 जो है एक से भी कटेगा, है ना, और अपने से भी कटेगा। इसके अलावा जो है इसको 2 भी इसको काट सकती है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये बराबर 1014 ना 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि यह क्या है ना 1014 भाज्य संख्याएं हैं। 1014 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसको तो हमने जान गया कि जो है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या, एक तो क्लियर हो गया। अब जो हमने फिर बी जो माना था, बी बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसको भी जांच करके बताना हमको है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 में 6 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा 5 से गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो ये हमारा जो है 5040 होगा, यानी सभी को गुना करेंगे 5040 होगा, और इसमें 5 को हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो है 5045 होगा, है ना। आप सब जानते हैं भाज्य संख्या का तरीका जानते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या है। जिस तरह से यहाँ देखे थे 1014, इसको गुना करके जोड़े थे 1014 आया, तो यह संख्या 1014 जो था, है ना, ये भाज्य संख्या इसलिए था क्योंकि वह एक से भी कट रहा था 1014, और अपने से भी कट रहा था। इसके अलावा ये 2 से भी पूर्ण रूप में विभाजित है ना, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार जो है इसको भी हम जो है कैलकुलेशन किए, गुना किए और 5 को ऐड किए, 5045 हो गया। अब यह संख्या जो है 5045 वो एक से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा। इसके अलावा इसको अन्य संख्या 5 भी भाग कर सकती है ना, इसलिए हम कह सकते हैं बी बराबर 5045, है ना। 5 से क्या है, विभाज्य है। तो भाई जब 5 से विभाज्य है ना, यानी जो है एक और स्वयं के अलावा अगर विभाज्य है तो ये भी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 5045 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो जब दोनों भाज्य संख्या हमारा सिद्ध हो गया, इस तरह हम लिख देंगे अतः, है ना, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। आप लोग जो है इसको कॉपी में जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, है ना। और जो है ये आपका 2 नंबर का पुनः ये भी कंप्लीट हो गया, तो 5 और 6 हम आप लोग को बता दिए हैं। तो आपसे बच्चे जरूर बताएंगे कि ये वीडियोज आपको कैसा लगा, है ना। और अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में जरूर हमको जो है अपना राय दीजिएगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर उसमें जो है इम्प्रूव लाए, उसमें सुधार लाए, और आपको इस तरह से समझाएं आसान भाषा में कि आपको समझ में आ जाए। तो ये 1.2 का जो है 5वां और 6ठा सवाल भी बताए हैं। चलिए 7वां सवाल की तरफ चलते हैं। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अगर जुड़ गए हैं, तो अगर आपके दोस्त भी वर्ग 10th का सभी विषयों का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी हमारे इस YouTube चैनल BBMS कोटा जो है चैनल है, इसको जो है सेंड कर दें, और उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले जो बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं, ताकि वह भी जो है इस चैनल से अपना तैयारी अच्छी ढंग से कर सके, है ना। और बहुत जल्द आप लोग के बीच लाइव क्लास भी लेकर के हम आएंगे। तो चलिए फिर हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए तो अभी जो है 6ठा सवाल देखिए, तो अब 7वां सवाल है, समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, चलिए मान लेते हैं कि हम इस तरह का हम खेल का मैदान हम बनाते हैं, वर्गाकार हम खेत का मैदान बना लिए, खेल का मैदान। कहता है इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब होता है रास्ता। वृत्ताकार माने वृत्त के जैसा, इस तरह का क्या है, रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता हुआ, ये खेल का मैदान है। क्या है ये, खेल का मैदान है ये।
और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पथ है। पथ माने रास्ता है, समझ गए हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी मान लेते हैं कि कोई लड़की या कोई बच्चे यहाँ से चलता है इस तरह से, है ना, तो इसका पूरा चक्कर लगाने में, है ना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी एक सोनिया नाम की लड़की है जो यहाँ से चली, यहाँ से सोनिया नाम की लड़की जो है चलना शुरू की, मान लेते हैं सोनिया को हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से दौड़ना चालू की, है ना, ऐसे, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में 18 मिनट का समय लगा। यानी सोनिया को कितना लगा, 18 मिनट का समय लगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा। और इस यहीं से जो है रवि नाम का एक लड़का है जो क्या करता है कि दौड़ना चालू करता है, तो इसको 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी मान लेते हैं, यानी कह रहा है सवाल कि मान लीजिए कि दोनों जो है सोनिया और रवि यहाँ से, यानी एक ही स्थान और एक ही समय में, एक ही स्थान और एक ही समय में यहाँ से चलना शुरू कर दिया, तो बताइए कि कितने समय के बाद जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो सवाल को समझ में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए खेल का मैदान है, वर्गाकार खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, और यहाँ से मान लेते हैं कि इस बिंदु से सोनिया दौड़ना चालू की और चलते चलते यहाँ तक इसको पहुंचने में चली, और यहाँ तक पहुंचने में इसको 18 मिनट, और इस यहीं से उसी समय जो है ना रवि भी चलना चालू किया, तो इसको यहाँ पहुंचने में 12 मिनट का समय लगा। तो कहता है कि कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक, यानी जहां से चला, प्रारंभिक स्थान का मतलब जहां से चला और वहां तक पहुंचा, उसको कितना समय मिला। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि सोनिया को, क्योंकि पहले सोनिया चल रही है, तो सोनिया द्वारा खेल के मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो हम सभी ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो सोनिया जो है जब चलती अपने गंतव्य स्थान से, तो पूरा चक्कर लगाने में, यानी सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। जबकि उसी जो है स्थान से और उसी समय रवि चलता है तो 12 मिनट। तो हम भी लिख लेते हैं, रवि द्वारा खेल का मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। कितना लग रहा है, 12 मिनट। यह डॉट डॉट दर्शाता है कि ऊपर जो लिखी हुई बातें हैं वही चीज नीचे है। इस प्रकार जो है 18 और 12 हो गया। हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से एकदम सिंपल भाषा में बनाएंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, ज्यादा हार्ड नहीं करना है, तो सिंपल अभाज्य गुणन से बनाएंगे। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड रफ कर लेंगे साइड में, है ना। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। इस प्रकार 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। उसी प्रकार 12 का भी निकाल लेंगे रफ में, अलग पेज में, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 2 गुने 3 गुने 3। तो चलिए अगर अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं तो सबसे पहले हम महत्तम निकाल लेते हैं, है ना, महत्तम। तो चलिए 2 जो है इसी प्रकार जो है 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो चलिए यहाँ पर 12 लिख देते हैं, और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 हो गया। तो सबसे पहले हम महत्तम निकाल लेते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। महत्तम भी निकाल करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे एचसीएफ, यहाँ पर ब्रैकेट में मसा लिख देते हैं। तो आप सभी को पिछले जो है इसी पार्ट का जो है 1 नंबर 2 नंबर के सवाल बताए थे कि महत्तम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो इस प्रकार निकालते थे और देखते थे कि दोनों में जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, है ना। ये दोनों 2 मिल रहा है तो ये 2 हो गए, लिख लेंगे। यहाँ देखिए 3 दोनों में मिल रहा है तो ये भी 3 लिख लेंगे। तो इस प्रकार दोनों में जोड़ा जो मिलेगा वो महत्तम होगा 2 तिहाई 6। यानी 18 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। लेकिन हमको कहता है कितने समय के बाद दोनों मिल रहा है, तो हमको एचसीएफ से तो काम चलेगा नहीं, तो हम लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा। यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा एचसीएफ जो आया है उसको लिख लेंगे, है ना। लिख लिया, उसके बाद देखिए किसका जोड़ा नहीं लगा है, 3 का गुने 3 लिख लेंगे। फिर किसका नहीं निकला है, 2 का जोड़ा नहीं लिख लेंगे। 6 3 18, 18 दूनी 36। इस प्रकार जो है इसका आंसर कितना होगा, 36 मिनट। तो चलिए अगर आपको ये सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी पार्ट का हम अगला जो है उदाहरण लेकर के आ रहे हैं।
तो चलिए फिर जो है इसी 1.2 का जो उदाहरण नंबर जो 6 है और 7 इसको हल करके देखते हैं। तो पिछले जो है अभी इस पार्ट का जो है सभी सब्जेक्टिव सवाल को बता दिया गया, उदाहरण भी है उसको देख लेते हैं। ये भी सवाल आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सवाल दिया उदाहरण नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि संख्याओं यानी 6 और 20 जो है संख्या है 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सभी को पता है एचसीएफ का मतलब होता है मस, एचसीएफ माने मस होता है, और एलसीएम का मतलब होता है लस। हम सभी को पहले से भी पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम समापवर्तक, है ना। एचसीएफ को शॉर्ट फॉर्म में जो है मसा कहते हैं और एलसीएम को शॉर्ट जो है फॉर्म में लसा कहते हैं। और इस सवाल को जो है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो चलिए इसमें जो है आपको दिया हुआ है हल यहाँ करते हैं, लिख लेंगे हल। 6 दिया हुआ है, कितना है? 20 है, लिख लेंगे ऊपर नीचे करके। आप इसको कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप रफ कर लेंगे, देख लीजिए ऊपर रफ कर रहे हैं। तो आप 6 का सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 6 का हो गया 2 गुने 3 हो गया। उसी प्रकार जो है 20 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? रफ करेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई के 20, 2 से 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, है ना। तो 2 गुने कितना हो गया? 5 हो गया। अब इस तरह से जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो इसका कहता है महत्तम निकालिए। क्या निकालिए? महत्तम यानी मशक कह रहा है निकालने के लिए। तो मशक को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं, है ना। आप दोनों लिख सकते हैं मशक इंटू एचसीएफ। तो अभी बताएं कि मशक निकालने का तरीका क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो, से मिले, एक जैसा समान हो। ये देखिए इसमें 2 तो इसमें भी 2 है, 3 इसमें 3 नहीं है। तो भाई 3 नहीं है तो 3 का तो जोड़ा नहीं लगेगा, 2 मिल रहा है तो इस तरह से आप मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 का मिल रहा है इसलिए इसका मशक 2 हो गया। लेकिन 3 का इसमें नहीं मिल रहा है, 5 का इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। अब मसा जब निकल गया तो हमको लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। लसा यानी एलसीएम कहते हैं। तो जो मसा आया है 2, इसको पहले हम लिख लेंगे। लिखने के बाद जिसका जोड़ा नहीं लगा है, तो देखिए इसमें जोड़ा किसका नहीं लगा? 3 का, तो 3 लिख लेंगे। अब इसमें आइए किसका जोड़ा नहीं लगा? 2 का 2 लिख लेंगे, फिर 5 का नहीं तो 5 लिख लेंगे, गुना कर देंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इस प्रकार इसका आंसर जो है हो गया। तो 6 और 20 का जो है मासा कितना हो गया? 2, और 6 और 20 का लसा कितना हो गया? 60 हो गया। इसी टाइप का ये भी सवाल है उदाहरण नंबर 7। चलिए इसको भी हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर बाद में एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम हल करके देख लेते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ सबसे पहला संख्या 96 है, लिख सकते हैं, और फिर कितना है? 404 है, इसको लिख लेते हैं। तो इसका भी हम अलग पेज में जो है साइड में क्या करेंगे? रफ कर लेंगे, है ना। 96 है तो अभाज्य संख्या से बकारा बनाने के लिए तो अभाज्य संख्या 2 से पहले लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 48 मरतबा कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 मरतबा कटेगा, फिर 12 मरतबा, फिर जो है 6, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिहाई जो है ना 96 हो जाएगा। तो 96 का जो है देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 टाइम्स जो है 2 है, 1 2 3 4 5 और एक 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार 404 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 404 का निकालेंगे। 2 दूनी 4, है ना, 202 मरतबा कट जाएगा, 101 मरतबा जो है कट जाएगा। उसी प्रकार जो है ना, अब लगेगा नहीं अभाज्य संख्या तो 1 से ही कटेगा 1 मरतबा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 को 2 है और 1 टाइम 101 है, तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ माने मशक, एचसीएफ माने मशक सॉरी निकालेंगे। तो मशक निकालने के लिए आपको बताएं दोनों में कॉमन लगा होना चाहिए, जोड़ा लगना चाहिए। तो देखिए ये 2 का लग गया तो 2 गुने 2 कितना हो गया? 4। और जो है लसा, लसा जो है एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो 4 आया इसको लिख लेंगे और बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको लिख लेंगे। तो 2 का जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा, फिर 3 का और इसमें 101 का। इस प्रकार जो है क्या करेंगे? सभी को हम गुना करेंगे। तो सभी को गुना करेंगे तो जो है 9696 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो समझ में आ गया होगा, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब जो है इस पार्ट का जो है लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, इसको देखते हैं। फिर इसका जो है कल आप लोग के बीच जो है 1.3 पार्ट का वीपीआई सवाल जो प्रत्येक एग्जाम में है ना, यानी जो भी बोर्ड का एग्जाम जो है 10th का हुआ है उसमें एक सिद्ध करे कि √2 या √3 या जो अदर है उसको
अपरिमेय संख्या है कैसे उसको सिद्ध करने के लिए जो है पूछा जाता है, तो वो कल इंशाल्लाह जो है आपको लेकर के आएंगे। और जब वास्तविक संख्या का चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बहुत जल्द जो है ना हम किसले हिंदी का भी सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना, और फिजिक्स का भी लेकर के हम यथाशीघ्र आपके बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए देर ना करें, या जितना जल्द हो सके अपने दोस्तों में जो है शेयर करें और पूरा का पूरा वीडियोज को देखें आप लोग, है ना। आधा नहीं देखना है, पूरा देखना है। इसलिए कि एक बार आप ऑफलाइन क्लास में समझते हैं और घर पर जाकर के ऑनलाइन समझते हैं तो आपको 99% जो है समझ में आ जाएगा, है ना। और बार बार इस वीडियोज को देखिए। ये हमारी जो पहल है जो है ऐसा पहल है कि हमारे जो कमजोर तबका के जो बच्चे हैं, जो क्लास में सिखाया जाता है और उसी वक्त जो है उसके माइंड से आउट हो जाता है, उसको दिक्कत होती है कि अरे सर पढ़ाए भूल गए, है ना, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, सर कब पढ़ाएंगे, हमको समझ में आएगा। तो इसीलिए हम आपके बीच में यूट्यूब चैनल लेकर के आए हैं, ताकि जो है तेज बच्चे के साथ जो कमजोर तबके के जो बच्चे हैं वो भी जो है घर पर जो है क्या करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से पिछला जो भी वीडियोज है, पिछला जो भी क्लास है, पिछला जो भी पार्ट है, उसको अगर ढंग से देखता है, समझते हैं, तो निश्चित आपको दिक्कत आपको भी नहीं होगी। आप भी उस तेज बच्चे के साथ कदम से कदम मिला करके, बाहों से बाहों मिला करके आप जो है ना, आप भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे भी अब समझ में आ गया, मुझे भी अब कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या करना है कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल को एकदम जो है सलीके से जो है देखिए, दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा का पूरा देखिए। बहुत जल्द जो है हम आपके साथ लाइव क्लास लेकर के, और वो भी ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और हम जो पढ़ाएंगे तो निश्चित है 50 में 50 क्या जो है ना, टोटल जो है आपको ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और टोटल का टोटल सब्जेक्टिव भी आपको हल हो जाएगा। इसीलिए आपको एक उम्मीद के साथ आपके बीच में आए हैं और आप भी हमारे जो उम्मीद पर खरे उतरिए। और हमारे जो टेक्नीशियन जो पार्टनर है, जो यूट्यूब चैनल को जो चलाने में मदद करते हैं, है ना, उसके भी जो है हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि आप हौसला अफजाई मेरा तब होगा, हमारे टेक्नीशियन का तब होगा, जब हमारे जो है यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा आप देखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, है ना, तो हमें और उत्साह होगी कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम और जो है ज्यादा नए तरीके से और जल्द से जल्द वीडियोज लेकर के आपके बीच में हम आएंगे, है ना। ये हमारा जो है आपसे वादा है, आपसे प्रोमिस है। तो आप भी अपना प्रोमिस को निभाइए, आप भी अपने प्रोमिस पर खड़े उतरिए। निश्चित है कि हम आपको जो है ना आप मतलब क्या कहते हैं कि मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर जो है ला करके आपको प्रोमिस जो है को पूरा कराएंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ नहीं करना है। सवाल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका हम हल लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए 6 है, 6 लिखेंगे, फिर 72 है और 120 है, इसको लिख लेते हैं। 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। 72 का देख लीजिए, आपको समझने के लिए हम रफ कर रहे हैं, है ना। तो 72 का देखिए करने के लिए हम 2 से लगाएंगे, 36 मरतबा कर जाएगा, फिर 2 से 18 मरतबा, 2 से 9 और 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। इसको करने का इसको गुणा भी करके देख लीजिएगा, 74 आता है कि नहीं, 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 3 24, 72 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार 120 का भी निकाल लेते हैं। तो 120 का निकालने के लिए जो है इसको भाग करेंगे, 60 मरतबा कर जाएगा, फिर 30 मरतबा, है ना, 3 से लगाएंगे, सॉरी 2 से लगा लेते हैं, 15 मरतबा कर जाएगा, फिर 3 से 3 5 15 और 5 से 5 एकम 5। इस प्रकार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। तो चलिए इसका हम मसा निकाल लेते हैं। मसा यानी एचसीएफ, मसा यानी एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको बताया, देखिए 2 गो था तो 2 गो में जरूर लगा, तो इसमें 3 गो है, तो तीनों में हम क्या करेंगे देखेंगे जैसा है कि नहीं। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो तीनों में है, लिख लेंगे। देखिए इसमें 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, जैसे भी हो इसको आप मिला लीजिए। तो देखिए 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया, तो 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 हो गया इसका महत्व, यानी 6, 72 120 का महत्व कितना हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार हम लसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लसा एलसीएम निकालेंगे। तो जो एलसीएम निकालने के लिए जो महत्तम आया है उसको लिख लेंगे, उसका जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा है। देखिए इसमें तो कोई बचा नहीं है, इसमें सबका जोड़ा लग गया। इसमें देख लीजिए 2 का नहीं लगा तो 2 लिख लेंगे, फिर इस 2 गुना कर देंगे सबको 3, फिर इसमें देख लीजिए 2 गुने 2 गुने 5 का जोड़ा नहीं लगा। इस प्रकार इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा जो है 360 आएगा। कितना आएगा, 360। इस प्रकार जो इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर अगले वीडियोज में और अगला लेसन 1.3 जो VVI सवाल है बोर्ड के एग्जाम में, वो लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में आ रहे हैं। तब तक के लिए विदा।